21 सितंबर 2024 बेंगलुरु। दिन शनिवार। महालक्ष्मी के घर वाले स्पेयर की का यूज़ कर उसके अपार्टमेंट में दाखिल होते हैं, क्योंकि न सिर्फ मेन डोर लॉक था बल्कि महालक्ष्मी का फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। उस फ्लैट से इतनी बदबू आ रही थी कि एक पल को भी खड़ा हो पाना मुश्किल था। सिंस ये लोग 1 BHK फ्लैट में थे, इसलिए मेन डोर सीधा उसके कमरे में ही खुलता था। सबसे पहले महालक्ष्मी की माँ मीना अंदर गई और उनके पीछे उनकी छोटी बेटी लक्ष्मी अपने मोबाइल से वीडियो बना रही थी। दोनों कैसे भी करके अपना मुंह नाक ढक कर रूम के अंदर दाखिल होते हैं, जहां पर सैकड़ों मधुमक्खियां भिनभिना रही थी। ऐसे में महालक्ष्मी के रूम से अटैच कंबाइंड बाथरूम और टॉयलेट को भी चेक किया, लेकिन वहां से भी कोई ऐसी गंदगी नहीं आ रही थी जो कि इस बदबू की वजह हो। रूम भी छोटा सा था और वहां पर कोई भी बेड नहीं, बल्कि जमीन पर एक चटाई थी जिसके बगल एक काले रंग का बड़ा सा सूटकेस पड़ा हुआ था। लेकिन महालक्ष्मी की माँ के कदम और निगाह उस एक जगह पर आकर थम गई। सबसे ज्यादा बदबू और मक्खियाँ उधर ही मंडरा रही थी और अनहोनी की आशंका उनकी इस फ्रिज को खोलने की हिम्मत को तोड़ रही थी। लक्ष्मी ने दोबारा कंफर्म करने के लिए फिर से वॉशरूम को चेक किया और जैसे ही वो पलटी, उसकी माँ ने फ्रिज खोल दिया था और फ्रिज का डोर खुलते ही बहुत गंदी स्मेल बाहर आ रही थी, जिसके वजह से फौरन वो दूर जा खड़े हुए। जब तक दिमाग कुछ समझने की कोशिश कर पाता, तब तक कुछ सेकंड के लिए उनकी नज़र में कुछ ऐसा आया जिससे उनकी चीखें निकल गई। फ्रिज में महालक्ष्मी टुकड़ों में रखी थी। शायद ही कोई इस मंजर को देख पाता, वो भी तब जब किसी अपने के साथ ऐसा कुछ हुआ हो। मुझे नहीं लगता कि वो अपनी पूरी जिंदगी में इस पल को भूल पाएंगे। चीख पुकार सुनकर आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और खबर मिलते ही पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। उस कमरे में पैर भी रख पाना मुश्किल था। इसी वजह से सभी पुलिस वाले डबल मास्क लगाकर उस कमरे में दाखिल होते हैं और पुलिस के सामने भी ऐसा मंजर था जो शायद ही उन्होंने कभी देखा होगा। देखते ही देखते ये खबर पूरे सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल की हेडलाइन बन गई। जब भी किसी केस में हेवी मीडिया कवरेज होता है तो बहुत सारे फैक्ट्स और मीडिया डेटा गलत होते हैं और फिर इंटेंशनली तोड़ मरोड़ दिए जाते हैं ताकि मेन स्ट्रीम मीडिया TRP के लिए इसे जितना हो सके उतना सेंसेशनल दिखा सके। जब ये खबर सामने आई तो न्यूज़ चैनल में क्राइम सीन का डिस्क्रिप्शन बहुत ही गलत था। पुलिस डिपार्टमेंट के पहुंचने के बाद क्राइम सीन की इन्वेस्टिगेशन के लिए मीडिया मेडिकल स्टाफ के साथ फॉरेंसिक टीम भी पहुंच गई। घर में कोई भी फोर्स एंट्री के निशान नहीं थे, यानी कातिल जो भी कोई था, कोई जोर जबरदस्ती से अंदर दाखिल नहीं हुआ होगा। यानी कि साफ था कि महालक्ष्मी उसे अच्छे से जानती होगी। मीडिया में क्राइम सीन को चीख चीख के एलेबोरेट किया जा रहा था, लेकिन रियलिटी पूरी उल्टी थी, जैसे कि आपने अभी स्टार्टिंग के फुटेज में देखा। अब ऑफिसर की टीम ने फ्लोर को क्लीन किया तो उन्होंने बताया कि अपराधी इतना शातिर था कि उसने बड़ी चालाकी से फर्श को साफ कर दिया ताकि ज़्यादा ट्रेसेस ना मिल पाए। कहते हैं कि ब्लड इज़ द लैंग्वेज ऑफ क्राइम सीन, इसीलिए फॉरेंसिक टीम ल्यूमिनेट नामी एक केमिकल का यूज़ करती है जो ब्लड से रिएक्ट करके ब्लू लाइट एमिट करता है, जिससे ब्लड के वो पार्टिकल्स पे दिख जाते हैं जो आँखों को विजिबल नहीं होते। अब जांच करने के लिए पुलिस ने उस फ्रिज को लेबोरेटरी भेज दिया। बॉडी पार्ट्स की गिनती जब शुरू हुई तो पहले कुल 30 टुकड़े की बात सामने आई, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि महालक्ष्मी के टोटल 59 यानी कि 59 टुकड़े किए गए थे। वेलकम बैक टू माई चैनल। 20 सितंबर 2024 दिन फ्राइडे। बेंगलुरु के वैली कवल में एक फ्लैट के लोगों का बदबू से जीना बेहाल हो रहा था और ये बदबू काफ़ी दिनों से आ रही थी, लेकिन अब बर्दाश्त के बाहर हो गई थी। लोगों ने जब इसके पीछे की वजह खोजना शुरू किया तो उन्हें एहसास हुआ कि ये बदबू तो उनके ही फ्लैट के ग्राउंड फ्लोर के एक रूम से आ रही है। उनके घर में मेन डोर लगा हुआ था, इसीलिए उन्होंने फ्लैट के मालिक को कॉल करके इस बदबू के बारे में बताया। फ्लैट में 29 साल की महालक्ष्मी किराए पे रहा करती थी। जब मकान मालिक ने उसे कॉल किया तो उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। बदबू इतनी ज़्यादा थी कि उस फ्लैट को हर हाल में खोलना था, जिसके बाद फ्लैट के ओनर ने महालक्ष्मी के एग्रीमेंट पेपर्स निकाला और इमरजेंसी नंबर में उसकी माँ और उसकी बहन का नंबर दिया हुआ था।
लक्ष्मी को कॉल करके बताया गया कि तुम्हारी बहन के कमरे से बहुत ही ज़्यादा बदबू आ रही है और न सिर्फ उसके कमरे में ताला लगा हुआ है बल्कि फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। लक्ष्मी ने ये बात अपने भाई और माँ को बताई। अब दूसरे दिन महालक्ष्मी की बहन लक्ष्मी और उसका हस्बैंड इमरान और उसकी माँ मीना इसी फ्लैट में पहुँच गए। बदबू इतनी ज़्यादा थी कि बिल्डिंग से बाहर आ रही थी। फ्लैट बाहर से लॉक, फ़ोन स्विच ऑफ और ऊपर से ऐसी बदबू किसी भी शख्स के अंदर अनहोनी बैठा दे। और जिस अनहोनी का डर था रियलिटी तो उससे भी ज़्यादा ब्रूटल थी। फॉरेंसिक टीम ने रिवील किया कि बॉडी पार्ट्स एडवांस स्टेट ऑफ डिकम्पोज लेवल तक जा चुकी है, जिस वजह से उनमें कीड़े लग गए हैं, जिससे ये साफ होता है कि कत्ल को काफ़ी दिन बीत चुके थे। और क्योंकि बॉडी फ्रिज के अंदर थी इसलिए स्टार्टिंग में स्मेल बाहर नहीं आ पाई। अब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और महालक्ष्मी के बैकग्राउंड को चेक करना शुरू किया। महालक्ष्मी की माँ मीना राणा और पिता चरण सिंह ओरिजिनली नेपाल के थे और 35 साल पहले काम की तलाश में बेंगलुरु आके बस गए। उनके 4 बच्चे थे। महालक्ष्मी और लक्ष्मी जुड़वा बेटियां और 2 बेटे थे। महालक्ष्मी की शादी इमरान से हुई थी और शादी के बाद लक्ष्मी ने अपना नाम बदलकर शाहिदा कर लिया था। वहीं महालक्ष्मी की शादी हेमंता दास से हुई थी और उन दोनों की एक बेटी भी थी। लेकिन पिछले साल 2023 से महालक्ष्मी अपने पति हेमंता दास से अलग रहने लगी थी। ऐसे केस में पहला शक पहले पति पर ही जाता है। ऐसे में पुलिस के लिए पहला सस्पेक्ट हेमंता दास था। हेमंता दास की मोबाइल एसेसरी की शॉप थी और महालक्ष्मी फैशन फैक्ट्री नामी एक आउटलेट में जॉब किया करती थी। हेमंता दास ने बताया कि महालक्ष्मी का किसी से अफेयर था और इस बात को लेकर दोनों के दरमियान काफ़ी लड़ाई होती थी। दोनों के बीच डिवोर्स नहीं हुआ था, लेकिन वो हेमंता को छोड़कर चली गई थी। पहले 4 महीने तो उसने अपनी बेटी को अपने साथ रखा, लेकिन बाद में उसने हेमंता के पास भेज दिया और हेमंता अपनी बेटी को पाल रहा था और महालक्ष्मी 10-15 दिन में एक बार अपनी बेटी से मिलने के लिए आया करती थी। और 15 से 20 दिन पहले ही वो अपनी बेटी से मिलने के लिए उसके शॉप पर आई थी। अलग होने के बाद महालक्ष्मी कुछ दिन तो अपनी माँ के साथ रही, लेकिन बाद में वली कवल के इस 1 BHK फ्लैट में शिफ्ट हो गई। पड़ोसी से पूछने पर पता चला कि महालक्ष्मी 4 से 5 महीने पहले ही यहाँ शिफ्ट हुई थी। सिंस जॉब के लिए वो 9:30 बजे घर से निकल जाती और रात 10:30 बजे आती, इसीलिए उसका मोहल्ले के किसी से कोई खास इंटरेक्शन नहीं था। हालांकि फिर कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने महालक्ष्मी को एक लड़के के साथ आते जाते देखा था और कुछ दिनों के लिए उसके साथ उसके घर में भी रुका था। पुलिस के लिए ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा अहम था और पुलिस ने महालक्ष्मी के बैकग्राउंड को और डिटेल से खंगालना शुरू कर दिया। जांच के लिए 3 टीम बनाई गई। एक टीम आपस के एरिया के CCTV फुटेज को चेक कर रही थी तो दूसरी टीम उसके कॉल डिटेल्स को खंगाल रही थी और एक टीम ने हेमंता को दोबारा से पूछताछ के लिए बुला लिया। हेमंता और महालक्ष्मी की शादी को 6 साल हो गए थे, लेकिन दोनों के रिश्ते में खटास तब आना शुरू हुई जब हेमंता को महालक्ष्मी के कैरेक्टर पर शक होना शुरू हुआ। हेमंता ने पुलिस को 3 नाम बताए। एक उस स्टोर के मैनेजर का जहां वो काम किया करती थी, दूसरा एक कॉमन फ्रेंड और तीसरा वो शख्स जिसका महालक्ष्मी के कातिल होने का शक था, क्योंकि उसने उन दोनों के चैट्स देखे थे और वो शख्स उन दोनों के रिश्ते की टूटने की वजह बना। और वो शख्स था अशरफ, जो बेंगलुरु में बार्बर था और उत्तराखंड से बिलोंग करता था। अफेयर के चलते हेमंता ने अशरफ के खिलाफ नीला मंगला पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल कर दी, जिसके जवाब में महालक्ष्मी उल्टा अपने हस्बैंड पर फिजिकल असॉल्ट की शिकायत दर्ज करवा दी। एक लड़की का दूसरे धर्म के लड़के से अफेयर होना और फिर उसकी लाश टुकड़ों में फ्रिज के अंदर मिलना मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह 2022 में हुए श्रद्धा आफ्ताब केस की चर्चा फिर से होने लगी, जिसमें आफ्ताब ने अपनी लिविंग पार्टनर श्रद्धा वॉलकर के 35 टुकड़े करके 300 लीटर फ्रिज में भर दिए थे। लेकिन इस केस को लेकर अलग अलग ओपिनियन में बटी इस दुनिया से कोसों दूर थी। हेमंता की कई सारी बातें पुलिस को वेरीफाई करने पर सच मिली, जिसके वजह से अब वो सस्पेक्ट लिस्ट से बाहर था। लेकिन अब पुलिस के लिए अशरफ एक प्राइम सस्पेक्ट था। सिंस कुछ साबित होने से पहले ही अशरफ का मीडिया ट्रायल शुरू हो गया था, इसलिए पुलिस मीडिया से बचते हुए अशरफ को पुलिस स्टेशन लेकर इंट्रोगेशन स्टार्ट करती है, जहां अशरफ ये कबूल करता है कि उसका महालक्ष्मी के साथ अफेयर था।
लेकिन हेमंता से झगड़ा और पुलिस केस के बाद उसने महीनों पहले ही महालक्ष्मी से दूरी बना ली थी। अशरफ के बयान की सच्चाई पुलिस को लोकेशन ट्रेसिंग और कॉल रिकॉर्ड से वेरीफाई भी हो गई, जिसके बाद ये खबर सामने आई कि अशरफ को क्लीन चिट मिल गई है। जिसके बाद अब पुलिस के सामने 2 और सस्पेक्ट थे, जिनसे पूछताछ के लिए एक टीम मलेश्वरम के उसी क्लोथिंग स्टोर में पहुंच गई जहां महालक्ष्मी काम किया करती थी। लेकिन कॉल डिटेल और इन्वेस्टिगेशन में मिली नई लीड से इन दोनों को भी सस्पेक्ट लिस्ट से हटा दिया गया और पुलिस के सामने एक नया नाम था, जिस पर पुलिस को तब शक हुआ जब महालक्ष्मी 1 सितंबर को स्टोर पर आई और नेक्स्ट डे वो लीव पर गई और उसी दिन से स्टोर पे काम करने वाला वो शख्स भी गायब था। जब महालक्ष्मी और उस शख्स के कॉल डिटेल्स निकलवाए गए तो पुलिस ने पाया कि दोनों काफ़ी वक्त से एक दूसरे के कांटेक्ट में थे और दोनों के बीच कॉल और मैसेज एक्सचेंज हुए थे और 2 सितंबर को भी ये दोनों के बीच बातचीत हुई थी। तब इस शख्स को कॉल किया गया तो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, इसीलिए पुलिस ने उस आदमी के कॉल डिटेल में लास्ट डायल नंबर से कांटेक्ट किया जो बेंगलुरु में रह रहे स्मृति रंजन को लगा। पुलिस ने जब स्मृति रंजन से पूछा तो पता चला कि स्टोर में काम करने वाले शख्स का नाम मुक्ति रंजन रॉय था और वो उसका भाई है। पुलिस अब धीरे धीरे गुनहगार की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन उन्हें डर था कि अगर इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी कोई भी खबर बाहर आई तो ये उनकी जांच को इफेक्ट कर सकती है। इसीलिए पुलिस ने मीडिया से इन्वेस्टिगेशन डिटेल्स छुपाए रखी। मुक्ति रंजन के 2 भाई और उसकी मां के दिए गए बयान से पुलिस के सामने इस केस की तस्वीर साफ हो गई। पूरा केस समझने के लिए आइए चलते हैं आज से लगभग 6 महीने पहले, जब मुक्ति रंजन उसी स्टोर में काम करने के लिए आया था जहां उसकी मुलाकात महालक्ष्मी से हुई। मुक्ति रंजन और महालक्ष्मी के बीच शुरू में दोस्ती हुई और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों साथ में न सिर्फ काम कर रहे थे बल्कि छुट्टियों में साथ वक्त भी बिताते थे। मुक्ति को महालक्ष्मी के पास्ट के बारे में लगभग सब कुछ पता था और उसे इस बात से कोई भी शिकायत नहीं थी। लेकिन कुछ वक्त बाद मुक्ति को महालक्ष्मी के बदले हुए रवैये नागवार गुजरने लगा। उसने नोटिस किया कि ना जाने क्यों लेकिन महालक्ष्मी उसे दूरी बना रही है। मिलना जुलना तो कम कर ही दिया है, साथ ही वर्किंग आवर्स में भी वो घंटों किसी से फ़ोन पे बातें करती है। महालक्ष्मी के इस बदले हुए बिहेवियर को देखते हुए मुक्ति को अफेयर का शक हुआ। जिस जगह पर कुछ वक्त पहले हेमंता दास खड़ा था, आज उसी जगह मुक्ति था। महालक्ष्मी शॉर्ट टेम्पर थी और ऐसे कन्फ्रंटेशन पर भाग जाती। इसी वजह से उसके और मुक्ति के बीच झगड़े शुरू हो गए। महालक्ष्मी गुस्से में हाथ उठाने पर भी पीछे नहीं हटती और ना ही वक्त का लिहाज करती और ना ही जगह का, और झगड़े में मुक्ति पर हाथ उठा देती। लेकिन कुछ समय बाद दोनों में सुलह भी हो जाती। इमोशनली और डीपर लेवल महालक्ष्मी से वो जुड़ा हुआ था। 1 सितंबर वो आखिरी दिन था जब ये दोनों जॉब पर गए। उसके अगले दिन यानी कि 2 सितंबर को मुक्ति ने महालक्ष्मी को कॉल करके कहा कि वो मिलने के लिए आ रहा है, जिस पर महालक्ष्मी ने साफ मिलने से मना कर दिया। जब मुक्ति ने ज़बरदस्ती आने की बात की तो महालक्ष्मी ने पुलिस में उसकी कंप्लेंट कर दी, जिसके बाद पुलिस ने न सिर्फ मुक्ति को पकड़ के पीटा बल्कि छोड़ने के नाम पर उसके जेब में पड़े पूरे 10,800 रुपये भी ले लिए। पिटाई और पैसे लुट जाने का गुस्सा मुक्ति के अंदर था, लेकिन फिर भी मुक्ति महालक्ष्मी से बात करके मामला सुलझाना चाहता था। इसीलिए उसने दोबारा महालक्ष्मी को कॉल करके मिलने की रिक्वेस्ट की और इस बार महालक्ष्मी ने उसे अपने घर आने की इजाज़त दे दी। जिसके बाद 2 सितंबर मुक्ति महालक्ष्मी से मिलने के लिए उसके अपार्टमेंट में पहुंचता है, जहां पर फिर से दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है क्योंकि महालक्ष्मी मुक्ति पर शादी का प्रेशर डाल रही थी। वो एक तरफ मुक्ति से शादी करना चाहती थी क्योंकि वो उसे फाइनेंशियली सपोर्ट करता था, वहीं दूसरी तरफ उसे पसंद नहीं था कि मुक्ति उसे किसी भी काम के लिए सवाल करे और मुक्ति उसके रिश्ते से तंग आ चुका था। उसे समझ आ चुका था कि जिस लड़की को पैसे का लालच हो और जिसके कैरेक्टर पर सवाल हो, ऐसे शख्स को लाइफ पार्टनर बनाना भी नामुमकिन है। इस डिसएग्रीमेंट पर शुरू हुई लड़ाई एक भयानक मोड़ पर आ गई और हमेशा की तरह महालक्ष्मी ने मुक्ति पर हाथ उठा दिया और इस बार मुक्ति का गुस्सा काबू से बाहर हो गया और मुक्ति ने किसी भारी सामान से उस पर वार कर दिया। खून से लथपथ देख मुक्ति का गुस्सा शांत नहीं हुआ बल्कि नफरत की आग में उसका गला दबाकर मर्डर कर दिया।
रात का वक्त था और कैलेंडर पर 3 तारीख चढ़ चुका था। रात तो हो चुका था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो खुद को कैसे बचाए। जिसके बाद मुक्ति यूट्यूब पर लाश को ठिकाने लगाने का तरीका ढूंढता है। जिसके बाद उसने महालक्ष्मी के लाश को पंखे से लटकाने की कोशिश की, लेकिन घर पर कुछ ऐसा नहीं था जिसकी सपोर्ट से वो इतनी ऊपर चढ़ सके। जिसके बाद उसने इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया। अब पूरी रात वो डिफरेंट आइडियाज़ को ट्राई करता रहा। अब क्योंकि सुबह हो चुकी थी, वो सुबह 11 बजे निकल के पास के शॉप पर धार चाकू खरीद लाया। पुलिस जब मर्डर वेपन की खोज कर रही थी तो उन्हें महालक्ष्मी के घर के पास एक बर्तन के दुकान में लगे सीसीटीवी में मुक्ति रंजन चाकू खरीदते हुए नजर आया था और उसी चाकू से मुक्ति ने लाश के छोटे छोटे टुकड़े करना शुरू किया। पहले उसका प्लान टुकड़ों को सूटकेस में भर के लाश को ठिकाने लगाने का था, लेकिन जिस जगह पर यह अपार्टमेंट था वो एक भीड़ भाड़ वाला इलाका था। जिसके बाद उसने इस प्लान को भी ड्रॉप कर दिया। जिसके बाद मुक्ति की नज़र फ्रिज पर गई और उसने ये सोचा कि टुकड़ों को इस फ्रिज में भर दिया जाए और फिर कई हफ्तों तक बदबू बाहर नहीं आएगी और कुछ दिनों के बाद वो सब कुछ ठीक कर देगा। यही सोचकर उसने सभी टुकड़ों को फ्रिज में भरा और पूरे घर को अच्छे से साफ किया ताकि कोई निशान ना रह जाए और देर रात ताला लगाकर घर से निकल गया। मुक्ति कोई पेशावर अपराधी नहीं था, ऐसे में उसे महालक्ष्मी का मर्डर करने का गिल्ट दीमक की तरह खाने लगा। वो समझ गया था कि गुस्से में उससे कुछ ऐसा गलती हो गया है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। उसे अपने परिवार की भी फिक्र थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि फैमिली पर कोई भी बात आए। लेकिन जिस दलदल में वो फंस गया था उसमें उसका दिल और दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। 2-3 दिन इधर उधर भटकने के बाद वो बेंगलुरु में रह रहे अपने भाई नितिन रंजन को फ़ोन करता है और उसे घर खाली कर शहर छोड़ने के लिए कहता है। जब स्मृति ने उससे इसके पीछे की वजह पूछी तो मुक्ति ने उससे मिलकर वजह बताने की बात कही। जब वो स्मृति से मिलता है तो वो अपना जुर्म कन्फेस कर लेता है और बताता है कि कैसे महालक्ष्मी ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रखी थी और उसने महालक्ष्मी पर 7 लाख रुपए खर्च किए थे और सोने की चेन भी दी थी। इतने पैसे लुटाने के बाद भी उसका किसी और से अफेयर था और रोकने पर उसे ही जान से मारने की धमकी दे दी। अब ये सारी बातें बताकर मुक्ति ने स्मृति को शहर छोड़ने की बात कही और खुद बेंगलुरु से उड़ीसा के बहरामपुर को निकल गया, जहां उसका भाई सत्य रंजन इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और मुक्ति कुछ दिनों के लिए उसके साथ उसके हॉस्टल में रुकता है और फिर वहां से निकलकर कहीं और चला जाता है। मुक्ति बहुत ही ज़्यादा परेशान था, जिसकी वजह से वो वापस से सत्य के रूम आता है। सत्य को कुछ एहसास होता है कि उसका बड़ा भाई किसी वजह से परेशान है, इसीलिए वो उससे उसकी परेशानी की वजह पूछता है। जिसके बाद मुक्ति खुद को रोक नहीं पाता और सत्य को भी सारा सच बता देता है। 21 सितंबर को ये केस नज़र में आया था तो मुक्ति को खबर लग गया कि ये केस खुल चुका है और एक न एक दिन पुलिस उस तक पहुंच जाएगी। इसीलिए वो बहरामपुर से निकलकर 24 सितंबर की रात 10 बजे भद्रक में अपने माता पिता के पास पहुंचता है। रात का खाना खाने के बाद माँ को एहसास हुआ कि मुक्ति किसी न किसी बात से परेशान है। जब माँ ने उससे इसकी वजह पूछी तो मुक्ति ने अपनी माँ को भी सच बता दिया। सिर्फ उसने कत्ल करने के तरीका को अपनी माँ से छुपाया था। 25 सितंबर सुबह 4 बजे मुक्ति अपने फादर की स्कूटी लेकर घर से निकल जाता है। मुक्ति के घर से कुछ दूर वहां से लोग गुजर रहे थे तो लोगों को कब्रिस्तान से एक लड़की लाश दिखी। मौके पर पुलिस पहुंचती है और लाश के पास एक स्कूटी और ज़मीन पर एक बैग मिलता है जिसमें लैपटॉप, कुछ कपड़े और एक डायरी थी। जांच पड़ताल करने पर पुलिस को पता चलता है कि ये शख्स और कोई नहीं बल्कि मुक्ति रंजन था, जिसने मौत को गले लगा लिया था। बेंगलुरु पुलिस को उस डायरी के 2 पन्नों में एक नोट मिलता है जिसमें मुक्ति ने टूटी फूटी इंग्लिश में अपना जुर्म कबूल करा था और साथ में महालक्ष्मी की बदसलूकी और पुलिस की रिश्वतखोरी का भी जिक्र किया था। इस नोट के एंड में 13 सितंबर 2024 की तारीख लिखी थी, जिससे ये साफ था कि ये नोट 13 तारीख या फिर उससे पहले लिखा गया था। मुक्ति को ये एहसास था कि एक ना एक दिन वो पुलिस की गिरफ्त में आ जाएगा और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। बेंगलुरु पुलिस हर तरीके से मुक्ति रंजन तक पहुंचने का अटेम्प्ट कर रही थी,
लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही मुक्ति इस दुनिया को छोड़ के जा चुका था। अगर सृष्टि रंजन ने पहले ही पुलिस को इसके बारे में बता दिया होता तो शायद आज मुक्ति जिंदा होता, लेकिन इसमें उसका दोष भी नहीं था, क्योंकि कोई भी शख्स ऐसे सिचुएशन के लिए तैयार नहीं होता और ऐसे मुश्किल वक्त में अपने लोग अपनों का ही साथ देते हैं। ये केस बताता है कि महालक्ष्मी के फितरत ने न सिर्फ उसकी बल्कि मुक्ति रंजन की भी जान ले ली और साथ ही साथ कई परिवार को तबाह और बर्बाद कर दिया। आपका क्या कहना है इस केस पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन मेक श्योर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।